तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स यानी कि एफसी अकाउंट्स। तो ये कैसे अकाउंट्स होते हैं? ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि दो बैंक आपस में ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के थ्रू इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो पाते हैं। तो अगर एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है, और मोस्टली ऐसा होता है कि एक बैंक दूसरे कंट्री की है और दूसरी बैंक दूसरी कंट्री की है, तो जब एक बैंक ऑफ द वन कंट्री को दूसरे बैंक ऑफ द सेकेंड कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करना होता है, यानी कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन करना होता है, तो वो लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स यूज़ करते हैं। ईयर होम करेंसी इजल टू रुपीज़, मतलब आने वाला जो डिस्कशन है उसमें मैं होम करेंसी रुपीज़ लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आएगा नोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, यानी कि माई अकाउंट विथ यू। इसे एग्जांपल से समझते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI इज़ मेंटेनिंग इट्स अकाउंट विथ बैंक ऑफ अमेरिका विच इज़ इन द USA। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका में है, यानी कि USA में है, और उसके पास बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट ओपन है, तो उसे हम कहेंगे नोस्त्रो अकाउंट। मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, यानी कि इंडिया वाला जो बैंक ऑफ इंडिया है वो ये बोल रहा है कि उसका अकाउंट यानी कि मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका के पास। दिस इज़ अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट। इसका क्या मतलब है? तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट का मतलब ये है कि कोई भी बैंक अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स होते हैं। तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट का मतलब ये निकलेगा कि इस अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं या विड्रॉल्स हैं वो फॉरेन करेंसी में रहेंगे। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेंटेन करके चल रहा है वो डॉलर में मेंटेन करेगा। यानी कि मेरे लिए विच इज़ बैंक ऑफ इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी डॉलर और होम करेंसी रुपीज़ है। तो फॉरेन करेंसी में अगर बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेंटेन हो रहा है बाय द बैंक ऑफ अमेरिका, यानी कि डॉलर्स में मेंटेन हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि ये जो अकाउंट है ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट है। यानी कि अगर इस अकाउंट की स्टेटमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट अगर आप निकलवाओगे तो वहाँ पे डिपॉजिट डॉलर्स में दिखेंगे और विड्रॉल्स भी डॉलर्स में दिखेंगे। ठीक है। अगला आ रहा है वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है तुम्हारा अकाउंट मेरे पास, यानी कि योर अकाउंट विथ मी। एग्जाम्पल, तो DBS बैंक जो सिंगापुर की बैंक है, इट इज़ मेंटेनिंग इट्स अकाउंट विथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो कि इंडिया में है। यानी कि इंडिया का कोई बैंक है विच इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक IOB, उसके पास DBS बैंक यानी कि जो सिंगापुर की बैंक है उसका अकाउंट मेंटेन करके चल रहा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये होम करेंसी यानी कि रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट होता है। तो सिंस ये अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? ये अकाउंट इंडियन ओवरसीज़ बैंक मेंटेन कर रहा है जो कि इंडिया में एक बैंक है। यानी कि वो अपनी होम करेंसी मेंटेन करेगा, यानी कि रुपीज़ में मेंटेन करेगा। यानी कि अगर आप सिंगापुर के इस बैंक का यानी कि DBS बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखोगे तो आपको जो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स दिखेंगे वो आपको रुपीज़ में दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन करने वाला जो बैंक है वो इंडिया का बैंक है विच इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। जबकि नोस्त्रो अकाउंट में क्या हो रहा था? नोस्त्रो अकाउंट में जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका अकाउंट मेंटेन कर रही थी बैंक ऑफ अमेरिका। सो बैंक ऑफ अमेरिका उस अकाउंट को किस में मेंटेन करेगी? तो डॉलर्स में मेंटेन करेगी। तो जब उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालोगे वो बैंक स्टेटमेंट होगी तो बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन वहाँ पे डिपॉजिट्स भी डॉलर में दिखेंगे और विड्रॉल्स भी डॉलर में दिखेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया नोस्त्रो अकाउंट और वोस्त्रो अकाउंट के बीच का, कि नोस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है मेरा अकाउंट तुम्हारे पास और वोस्त्रो अकाउंट का मतलब होता है तुम्हारा अकाउंट मेरे पास। तो अब तीसरा अकाउंट आ रहा है विच इज़ लोरो अकाउंट। इसका मतलब होता है किसी का अकाउंट किसी के पास। दिस इज़ बेसिकली थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये तीन बैंक है, एक है बैंक ऑफ इंडिया BOI, एक है DBS बैंक जो कि सिंगापुर में है, और एक है बैंक ऑफ अमेरिका BOA, ये अमेरिका में है। तो अभी DBS बैंक को कुछ पेमेंट करनी थी बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसने क्या किया, बैंक ऑफ अमेरिका को बोल दिया ये फॉरेन करेंसी जो दे रहा हूँ उसको क्रेडिट कर दो बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो बैंक ऑफ अमेरिका मेंटेन करके चल रहा है। यानी कि नाउ DBS विल रेफर BOI अकाउंट एज लोरो अकाउंट टू बैंक ऑफ अमेरिका। इसका मतलब ये निकलेगा कि बैंक ऑफ अमेरिका के लिए बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो इट इज़ नोस्त्रो अकाउंट, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की बुक्स में बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट है, तो इट इज़ अ नोस्त्रो अकाउंट। यानी कि मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, तो
बैंक ऑफ अमेरिका को बोल रहा है कि मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, कौन सा अकाउंट? तो नोस्ट्रो अकाउंट। अब डीबीएस बैंक बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को क्या बोलेगा? तो डीबीएस बैंक बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को बोलेगा लोरो अकाउंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों यानी कि बैंक ऑफ इंडिया और डीबीएस बैंक आपस में एक दूसरे का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, पर डीबीएस बैंक को कुछ पेमेंट करनी थी बैंक ऑफ इंडिया को, तो डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका के थ्रू कर पा रहा है, यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका को पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डाल दो। बट कौन से अकाउंट में डाल दो? तो डीबीएस बैंक बोलेगा कि लोरो अकाउंट में डाल दो। तो बैंक ऑफ अमेरिका को समझ में आ जाएगा लोरो अकाउंट का मतलब बैंक ऑफ अमेरिका के लिए नोस्ट्रो अकाउंट यानी कि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो उसमें वो पैसे डाल देगा। तो एक तरीके से डीबीएस बैंक ने पेमेंट कर दी बैंक ऑफ इंडिया को थ्रू बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये एक अकाउंट होता है लोरो अकाउंट, किसी का अकाउंट किसी के पास। और ये तीन हमारे ख़त्म होते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, यानी कि नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट। ये जो मैंने फ्रेजेस यूज़ किए हैं, विच इज़ मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, तुम्हारा अकाउंट मेरे पास, किसी का अकाउंट किसी के पास, यानी कि माई अकाउंट विथ यू, योर अकाउंट विथ मी एंड थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ये जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। ऐसे अगर आप याद करोगे चीज़ों को, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी कोई नोस्ट्रो अकाउंट बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा अकाउंट तुम्हारे पास, मतलब अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही है, सो बैंक ऑफ इंडिया का नोस्ट्रो अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? तो बैंक ऑफ अमेरिका। इसमें मेंटेन करेगा तो डॉलर्स में मेंटेन करेगा, यानी कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट। दूसरा एक बैंक आ गया इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक इंडिया में जो है उसने डीबीएस बैंक का मेंटेन करके चल रहा है वोस्ट्रो अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा? योर अकाउंट विथ मी, यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए जो डीबीएस बैंक है, तो एक दूसरा बैंक है, तो उसका अकाउंट मेंटेन करके चलेगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक बोलेगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के पास वोस्ट्रो अकाउंट है डीबीएस बैंक का, यानी कि योर अकाउंट विथ मी। और किसी का अकाउंट किसी के पास, यानी कि अगर दो बैंक्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, यानी कि पैसा भिजवाना या पैसा लेना नहीं कर पा रही, तो एक तीसरे बैंक को बीच में ले आए, जहाँ पर डीबीएस बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को बोल रही है कि फॉरेन करेंसी निकाल के बैंक ऑफ इंडिया को दे दो, यानी कि लोरो अकाउंट में डाल दो। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, जिसके थ्रू इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हो पाते हैं। चलो डिस्कस करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक है कैश पोजीशन, एक है एक्सचेंज पोजीशन। ठीक है, कैश पोजीशन का मतलब होता है अकाउंट बैलेंस और एक्सचेंज पोजीशन का मतलब होता है अकाउंट का पोजीशन। मतलब नोस्ट्रो अकाउंट कभी भी मेंटेन अगर आप कर रहे हो तो उसमें दो अलग अलग पार्ट्स मेंटेन करके चलोगे, यानी कि कैश पोजीशन यानी कि अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन करके चलोगे, और एक्सचेंज पोजीशन यानी कि अकाउंट का पोजीशन भी मेंटेन करके चलोगे। ये काम कैसे करता है? तो काम इस तरीके से करता है कि अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। जब भी आप कोई आइटम बाय करोगे, खरीद के लाओगे, तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कभी भी आप कोई आइटम सेल करोगे तो पैसे आ जाएंगे तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने किसी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देखी होगी कभी, तो आपको उसमें दो कॉलम दिखेंगे विच इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है, यानी कि क्रेडिट कॉलम में जो ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने उस अकाउंट में पैसे जमा कराए, यानी कि डिपॉजिट कराए, तो उसको हम बोलेंगे कि क्रेडिट किया आपने। और अगर डेबिट में आपको आइटम्स दिखेंगे, तो डेबिट का मतलब है कि उस अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, यानी कि विड्रॉल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो क्रेडिट साइड में दिखता है, और अगर अकाउंट से पैसा निकालते हो तो डेबिट साइड में दिखता है। इसको आप अकाउंटेंसी के साथ लिंक मत करना, जो हमने अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट पढ़ा है उससे लिंक मत करना। इसको एक सेपरेट इंडिपेंडेंट टॉपिक समझना, यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराए तो क्रेडिट साइड में आएगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, और अगर अकाउंट से पैसा निकाला गया यानी कि पैसा विड्रॉ किया गया तो डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ बाय करते हो तो बाय कैसे करोगे? वो चीज़ ले लोगे और पैसा दे दोगे। सो सिंस पैसा आपके अकाउंट से जा चुका है, विच इज़ नोस्ट्रो अकाउंट से जा चुका है, डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने कोई चीज़ सेल की तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। अकाउंट की पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन या तो लॉन्ग होती है या तो शॉर्ट होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैंने आपको पढ़ाया था डेरिवेटिव्स में, और फॉरेक्स में भी हमने जो डेरिवेटिव्स डिस्कस किए उसमें हमने ये देखा कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे होते हैं, हम कोई ना कोई पोजीशन लेते हैं।
या तो लॉन्ग पोजीशन या तो शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन लेना मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बाय वाला पोजीशन लेना, और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में सेल वाला पोजीशन लेके चलना। अगर आपके अकाउंट का जो पोजीशन है वो नेट लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग ज़्यादा है और शॉर्ट कम है, तो उसको आप ओवर बॉट बोलोगे। और अगर आपके अकाउंट की जो पोजीशन है उसमें शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है यानी कि आपने चीज़ें ज़्यादा बेची है और ख़रीदी कम है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन कम है और शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि अकाउंट का जो पोजीशन है वो ओवर सोल्ड है। ठीक है। तो अकाउंट बैलेंस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। और अकाउंट पोजीशन दो तरीके से हो सकती है, या तो ओवर बॉट पोजीशन या तो ओवर सोल्ड पोजीशन। ठीक है। तो नोस्ट्रो अकाउंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कैश पोजीशन का मतलब अकाउंट बैलेंस होता है। अकाउंट में पैसे आएंगे तो क्रेडिट होगा, अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो डेबिट होगा। और एक्सचेंज पोजीशन में अकाउंट की पोजीशन मेंटेन करके चलनी पड़ती है, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बाय वाला पोजीशन लिया है यानी लॉन्ग पोजीशन लिया है तो उसे हम बाय बोलेंगे यानी कि लॉन्ग पोजीशन बोलेंगे। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में सेल वाला पोजीशन लिया यानी कि शॉर्ट पोजीशन ली है, यानी कि कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें हमने सेल किया है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, तो उस तरीके से आपका अकाउंट पोजीशन मेंटेन होके चलेगा। और एंड में अगर आपका लॉन्ग ज़्यादा है शॉर्ट कम है तो ओवर बॉट, शॉर्ट ज़्यादा है लॉन्ग कम है तो ओवर सोल्ड। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यू एज अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज have the following position in Swiss franc on 31st October 2009. बैलेंस इन द नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट 1 लाख स्विस फ्रैंक। तो नोस्ट्रो अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख स्विस फ्रैंक। तो एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो उसका मतलब समझते जाएंगे कि हमारी फॉरेन करेंसी स्विस फ्रैंक है, क्योंकि मेरी होम करेंसी रुपीज़ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स स्टार्ट कर रहा था, यहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि हमारी होम करेंसी यहाँ पर रुपीज़ लेके चलेंगे, यानी कि रुपीज़ के अलावा कोई भी करेंसी की अगर बात चल रही है तो वो फॉरेन करेंसी होगी। यहाँ पर स्विस फ्रैंक फॉरेन करेंसी है। क्वेश्चन ने पहली लाइन कही कि बैलेंस इन द नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है आपका नोस्ट्रो अकाउंट में। इसका मतलब अगर आप कैश पोजीशन यानी कि अकाउंट का बैलेंस और एक्सचेंज पोजीशन यानी कि अकाउंट की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बैलेंस है अकाउंट का बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। ठीक है। ओपनिंग पोजीशन इज ओवर बॉट 50,000। इसका मतलब हुआ कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज दी ओपनिंग बैलेंस, कैश पोजीशन का भी और एक्सचेंज पोजीशन का भी, तो वो ओवर बॉट है। तो ओवर बॉट मैंने आपको बताया था, ओवर बॉट का मतलब आपका लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है शॉर्ट कम है। तो ये आपका लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का कॉलम बनाऊंगा तो लॉन्ग पोजीशन में 50,000 लिख लूँगा। फिर ट्रांजैक्शन आ रहा है परचेज्ड अ बिल ऑन ज्यूरिक 80,000। इसका क्या मतलब है परचेज्ड अ बिल? परचेज अ बिल का मतलब है कि आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, यानी कि आपने बाय किया है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि आपने पोजीशन ली है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो सिंस आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है यानी कि कोई पोजीशन ली है, आपका अकाउंट बैलेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपका लॉन्ग पोजीशन बढ़ जाएगा 80,000 से, क्योंकि आपने बाय किया है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। जब आप बाय करोगे फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड यानी कि आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, यानी कि अकाउंट का पोजीशन में जो ट्रांजैक्शन है वो लॉन्ग वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो 80,000 से आपने बाय किया है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। ठीक है। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी 60,000। सोल्ड टीटी, तो सोल्ड फॉरवर्ड टीटी लिखा था यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, तो शॉर्ट वाले कॉलम में लिख देंगे 60,000। और यहाँ पर भी आपका अकाउंट बैलेंस पर कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि आपका अकाउंट बैलेंस का कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। जब भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, आप जाते हैं सामने वाली पार्टी के साथ साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में और घर आ जाते हैं, मतलब ना तो कोई पैसे देते हैं ना तो कोई पैसे लेते हैं, मतलब पैसों का लेन देन नहीं होता, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कागज़ के टुकड़े में साइन भर हो जाती है। तो सिंस कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, आपका अकाउंट बैलेंस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, जो दिखेगा वो आपको एक्सचेंज पोजीशन में दिखेगा, यानी कि 60,000 शॉर्ट है। उसके बाद है फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड 30,000।
परचेज कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया। परचेज कॉन्ट्रैक्ट मतलब, परचेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है परचेज दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने बाय किया हुआ था फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि आप लॉन्ग पोजीशन ले चुके थे। जब हमने कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स पोजीशन लेके कैंसिल होता है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने बाय किया हुआ है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आप करेंगे सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बैलेंस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा, मेरा 30,000 का शॉर्ट पोजीशन दिखेगा, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी किए हुए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन द नेचर ऑफ लॉन्ग पोजीशन को कैंसिल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिवर्स पोजीशन लूँगा, यानी शॉर्ट पोजीशन लूँगा 30,000। ठीक है। अगला आ रहा है रेमिटेड बाय टीटी 75,000। तो रेमिटेड बाय टीटी इज़ अ स्पॉट ट्रांजैक्शन, जहाँ पर आपके हाथ से फॉरेन करेंसी चली जाती है। तो अगर आपके हाथ से फॉरेन करेंसी चली जाएगी तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा 75,000 से, क्योंकि आपके अकाउंट से फॉरेन करेंसी जा चुकी है। साथ ही साथ आपका जो पोजीशन होगा वो भी शॉर्ट होगा, क्योंकि आपके अकाउंट से फॉरेन करेंसी जा चुकी है। एक बात का ध्यान देना दोस्तों, कि अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एट अ फ्यूचर डेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट अ फ्यूचर डेट। तो क्या, तो फॉरेन करेंसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट किया है, यानी कि फ्यूचर डेट में आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। तो अगर फ्यूचर डेट में फॉरेन करेंसी आपको मिल जाएगी तो आपका जो पोजीशन होगा वो लॉन्ग होगा, क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी। तो फॉरेन करेंसी अगर आपके पास आती है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, फॉरेन करेंसी चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जब आपके पास फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है, मतलब आपके पास जो फॉरेन करेंसी का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, तो यानी कि लॉन्ग पोजीशन। अगर फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है वो घट जाएगा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन। लेकिन अकाउंट बैलेंस में यानी कि कैश पोजीशन में इसका अपोजिट होगा, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तो फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी, यानी कि फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ जाएगा। और अगर आपने कोई चीज़ बाय की है तो फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट में, तो फॉरेन करेंसी आपके पास से चली जाएगी। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर आप कोई चीज़ स्पॉट में बेचते हो, पोजीशन में आपका आएगा शॉर्ट और बैलेंस में आपका आएगा डेबिट, यानी कि फॉरेन करेंसी आपके पास से चली जाएगी। 75,000 की फॉरेन करेंसी अगर आपके पास से चली जाएगी तो डेबिट में लिखेंगे, और 75,000 का सिंस आपका फॉरेन करेंसी जा चुका है तो शॉर्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग जैसे सेल फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करके आए, यानी कि जैसे आपने सोल्ड किया टीटी फॉरवर्ड, तो 60,000 आपका चला जाएगा फ्यूचर डेट में फॉरेन करेंसी। तो आज आपने पोजीशन सिंस ले ली है तो शॉर्ट पोजीशन हो जाएगी। परचेज कैंसिल कर दिया फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर डेट में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने की बात की थी उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि रिवर्स पोजीशन ले लिया। यानी कि अभी आप सेल करोगे फॉरेन करेंसी, तो सेल करोगे फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी चली जाएगी तो आपका 30,000 शॉर्ट में आएगा। आपने अगर कोई बिल परचेज किया, यानी कि फ्यूचर डेट में आपको फॉरेन करेंसी आ जाएगी तो फॉरेन करेंसी का बैलेंस आपके पास बढ़ जाएगा, तो 80,000 लॉन्ग में लिखें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग पोजीशन है उससे आपकी फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ जाता है, जो शॉर्ट पोजीशन है उससे फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है वो कम हो जाता है आपके पास। अगर हम अकाउंट बैलेंस की बात करेंगे तो अगर अकाउंट बैलेंस में कोई डेबिट ट्रांजैक्शन है, इनकी फॉरेन करेंसी जा चुकी है, और अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो फॉरेन करेंसी आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिख कैंसल्ड 30,000, इसका क्या मतलब है? तो पहले तो समझते हैं कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अपोजिट ऑफ परचेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब आप परचेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि बाय करते हैं फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, तो उसका उल्टा होता है ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने सेल किया होगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। यहाँ पर हम लोग ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने जा रहे हैं, यानी कि रिवर्स पोजीशन लेंगे। तो सिंस सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड आपने किया हुआ है, यानी ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अभी उसको कैंसिल करना है तो बाय करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड,
यानी कि रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और यूजुअली जो आप करते आए हैं कि परचेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बाय फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड को जब कैंसिल करना रहता है, रिवर्स पोजीशन लेनी रहती है, तो सेल करते आए हैं फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाय फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड यानी कि ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड। तो सिंस ड्राफ्ट कैंसल्ड विच इज़ अ फॉरवर्ड नेचर का, आपने क्या किया, आपने किया बाय फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर डेट में आपके पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ जाएगा। ये देखिए फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ जाएगा, यानी कि हम लॉन्ग पोजीशन में लिखेंगे, यानी लॉन्ग कॉलम में लिखेंगे 30,000, ठीक है। अब फाइनली बैलेंसेस निकाल लेते हैं। 75,000 डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 25,000 क्रेडिट। 1,60,000 लॉन्ग पोजीशन, 1,65,000 शॉर्ट पोजीशन, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, लॉन्ग पोजीशन कम है, 5,000 ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है 25,000 क्रेडिट बैलेंस और 5,000 ओवरसोल्ड पोजीशन। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रैंक 30,000 इन द नोस्ट्रो अकाउंट। तो अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस मेंटेन करके चलना है 30,000 का, तो 25,000 का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है। 25,000 का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस का मतलब है फॉरेन करेंसी मेरे पास 25,000 की पड़ी हुई है। और अगर अब मुझे इसे 30,000 का बनाना है, यानी कि 5,000 फॉरेन करेंसी और चाहिए, यानी कि 5,000 फॉरेन करेंसी का लॉन्ग पोजीशन लूँगा, तो फॉरेन करेंसी क्रेडिट बैलेंस 25,000 से 30,000 हो जाएगी। यानी कि 5,000 का अगर स्पॉट ट्रांजैक्शन करता हूँ, जहाँ पे फॉरेन करेंसी का स्टॉक मैं बढ़ा देता हूँ अपने पास, तो 5,000 का क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा। और 5,000 का लॉन्ग पोजीशन सिंस मैं ले रहा हूँ, तो क्या होगा, 5,000 का लॉन्ग पोजीशन लेने से मेरा ज़ीरो ओवरसोल्ड हो जाएगा, क्योंकि 5,000 ओवरसोल्ड चल रहा था। अभी 5,000 का लॉन्ग पोजीशन ले लिया, यानी कि -5,000 में +5,000 कर दिया, तो आंसर ज़ीरो आ गया, यानी कि ज़ीरो ओवरसोल्ड। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस 30,000 क्रेडिट हो गया। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ाना है, यानी कि आपको कैश पोजीशन में क्रेडिट करना पड़ेगा और अकाउंट पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ पाएगा। यहाँ पर हमें 25,000 से 30,000 का क्रेडिट बैलेंस बनाना है, यानी कि फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है उसे 5,000 बढ़ाना है, तो लॉन्ग पोजीशन लेंगे 5,000 का। तो 5,000 का स्पॉट ट्रांजेक्शन किए यानी कि 25,000 क्रेडिट में 5,000 क्रेडिट और जोड़ दिए, तो 30,000 क्रेडिट हो गया, यानी कि 30,000 का क्रेडिट बैलेंस, यानी 30,000 का मेरे पास फॉरेन करेंसी पड़ा हुआ है। पोजीशन की बात करेंगे तो 5,000 का लॉन्ग पोजीशन लूँगा, तब जाके मेरे पास फॉरेन करेंसी आ पाएगी। 5,000 का ओवर सोल्ड चल रहा है, ओवर सोल्ड को अगर मैं माइनस में बोलूँ तो -5,000 चल रहा है, उसमें प्लस कर देंगे 5,000, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। एंड कीप एन ओवर बॉट पोजिशन ऑफ स्विस फ्रैंक 10,000। मतलब अब क्या करना है, अब मुझे 10,000 का ओवर बॉट पोजिशन यानी कि लॉन्ग पोजिशन मेंटेन करके चलना है। इसके लिए क्या करूँ, इसके लिए मैं 10,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज वाला कर लूँगा, क्योंकि बाय कर लूँगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। तो सिंस अभी मेरे पास ज़ीरो अकाउंट पोजीशन थी, यानी ना तो ओवर बॉट था ना तो ओवर सोल्ड था, अब मुझे 10,000 का ओवर बॉट पोजीशन मेंटेन करके चलना है, तो मैं लॉन्ग पोजीशन लूँगा। तो सिंस मैं लॉन्ग पोजीशन लूँगा, यानी कि 10,000 का ओवर बॉट पोजीशन लूँगा, मैं बाय कर लूँगा फॉरवर्ड, इस फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड 10,000 का, ठीक है। इससे मेरा जो क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक पोजीशन ली है, यानी कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं किया, एक फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन किया है। तो इससे मेरा सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, मेरा बैलेंस चेंज नहीं होगा। तो फाइनली क्या स्टेप्स लेंगे, द बैंक हैज़ टू बाय द स्पॉट टी स्विस फ्रैंक 5,000, यानी कि पहला ट्रांजेक्शन, टू इंक्रीज द बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट टू स्विस फ्रैंक 30,000। तो जो हमने पहले किया, बाय किया स्पॉट स्विस फ्रैंक 5,000, तो उससे 5,000 का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया और 5,000 का लॉन्ग पोजीशन बढ़ गया, पहला ट्रांजेक्शन। दिस वुड ब्रिंग डाउन द ओवरसोल्ड पोजीशन ऑन स्विस फ्रैंक एज नील, ठीक है। तो -5,000 +5,000 नील हो गया। सिंस द बैंक रिक्वायर्स एन ओवरबॉट पोजीशन ऑफ स्विस फ्रैंक 10,000, इट हैज़ टू बाय फॉरवर्ड स्विस फ्रैंक
10,000, तो बाय कर लेंगे फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर डेट में फॉरेन करेंसी का स्टॉक अपने पास बढ़ा लेंगे, तो उससे हमारा स्विस फ्रैंक का जो बैलेंस है वो तो 30,000 ही मेंटेन होकर चलेगा, जो पोजीशन है वो 10,000 ओवरबॉट मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका नोस्ट्रो अकाउंट, जहाँ पर ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि फॉरेन करेंसी का स्टॉक अगर आपको अपना कम करना है तो कैश पोजीशन में डेबिट होगा, फॉरेन करेंसी अगर आपको स्टॉक अपने पास बढ़ाना है तो कैश पोजीशन में क्रेडिट होगा। एक्सचेंज पोजीशन में क्या होगा, एक्सचेंज पोजीशन में अगर आपको फॉरेन करेंसी का स्टॉक अपने पास बढ़ाना है तो लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी का स्टॉक अपने पास से कम करना है तो शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप इट वॉज क्लियर। और इस तरीके से काम करते हैं आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी का कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के काम आता है। किनके बीच ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना, तो एक इंपोर्टर और एक एक्सपोर्टर के बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो कोई भी इंपोर्टर या कोई भी एक्सपोर्टर एक दूसरे को जानते नहीं हैं, दोनों अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं। तो अगर मुझे किसी से माल मंगाना है, मतलब मुझे अमेरिका से किसी से माल मंगाना है, यानी कि मैं इंपोर्टर हो गया और सामने वाला एक्सपोर्टर हो गया, तो सिंस हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम ट्रांजैक्शन कैसे कर लें। यानी कि मैंने सामने वाले को बोला मुझे इतना सामान भेज दे, तो वो किस बिहाफ में मुझे भेज दे, यानी कि अगर वो मुझे भेज दे तो उसके लिए रिस्क क्या है, उसके लिए रिस्क ये है कि क्या पता उसकी पेमेंट उसको ना मिल पाए। मतलब इतना बड़ा देश है और अगर मैं उसको जानता नहीं, वो मेरे को जानता नहीं, तो सिंस को रिस्क लग रहा होगा कि उसकी पेमेंट रुक ना जाए। और दूसरा रिस्क मेरे एंगल से होता है कि अगर मान के चलो उसने बोला कि सर जी आप पेमेंट करा दो मैं माल भेज दूंगा, तो मैंने पेमेंट कर दी बट मेरा माल ही नहीं आया। मैंने बहुत फ़ोन लगाए, सामने वाले ने पिकअप नहीं किया या नंबर चेंज कर लिया, क्या हो गया पता नहीं चला। मतलब दोनों के एंड से रिस्क है। तो एक्सपोर्टर को ये रिस्क लग रहा है कि अगर उसने गुड्स भेज दिए तो उसको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, और इम्पोर्टर के एंगल से ये रिस्क है कि अगर इम्पोर्टर ने पेमेंट कर दी पहले तो क्या पता उसको उसका माल नहीं मिलेगा। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट कंसेप्ट लेके आए। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उसको मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, यानी कि 1 2 3 4, आप भी फॉलो कीजिएगा। एक इम्पोर्टर है जिसको एक एक्सपोर्टर के साथ ट्रांजैक्शन करना है, यानी कि उसको माल मंगाना है एक्सपोर्टर से। तो उसने अप्रोच किया इशूइंग बैंक को, मतलब इम्पोर्टर का कोई बैंक है उसको अप्रोच किया। यहाँ पर उस बैंक को बोलेंगे इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक को इम्पोर्टर ने कहा कि इशू कर दीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर। एलसी क्या होता है, तो एलसी एक तरह की गारंटी होती है। मतलब ये कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक इशू करेगा वो एक्सपोर्टर के नाम का होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि अगर कल को इस इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की एक्सपोर्टर को, तो जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को। मतलब जो इशूइंग बैंक है वो एक गारंटी ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर दैट इफ इंपोर्टर फेल्स टू डू द पेमेंट देन इशूइंग बैंक विल डू द पेमेंट। ठीक है, तो सेकंड इवेंट ये हो गया कि इशूइंग बैंक इशू कर देगा लेटर ऑफ क्रेडिट इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर। उसके बाद ये लेटर ऑफ क्रेडिट को इशूइंग बैंक भेज देगा एडवाइजिंग बैंक या फिर नॉमिनेटिंग बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर। तो एलसी इशू करने के बाद एलसी इशूइंग बैंक भेज देगा एडवाइजिंग यानी कि नॉमिनेटिंग बैंक को। जो एडवाइजिंग बैंक है या नॉमिनेटिंग बैंक है वो एलसी चेक करेगा कि एलसी बरोबर बनी है कि नहीं, और एडवाइस कर देगा एक्सपोर्टर को कि हाँ तुम अभी गुड्स भेज सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। एक्सपोर्टर को जब ये बात पता चली अपने एडवाइजिंग बैंक या नॉमिनेटिंग बैंक के द्वारा कि एक्सपोर्टर माल भेज सकता है, एक्सपोर्टर ने सिक्स्थ इवेंट में क्या किया, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और गुड्स भेज दिए। लेकिन किसको भेजे, तो इशूइंग बैंक को भेजे, यानी कि गुड्स भेज दिए जो कि कस्टम डिपार्टमेंट डील करता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट के पास गुड्स आ चुके हैं, लेकिन जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है लाइक बिल ऑफ एंट्री या इनवॉइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं देगा। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर इशूइंग बैंक को देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद
सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आ रहा है कि इम्पोर्टर पेमेंट कर देगा होम करेंसी टू द इशूइंग बैंक। यानी कि इशूइंग बैंक के पास जब तक ये पेमेंट नहीं आ जाती वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं करेगा। यानी कि इम्पोर्टर अपना माल यानी कि गुड्स तब तक ये कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसने अपने इशूइंग बैंक को पेमेंट न कर दी हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पर इम्पोर्टर पेमेंट करेगा इशूइंग बैंक को और उसके बाद ही इशूइंग बैंक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करेगा इम्पोर्टर को। उसके बाद इम्पोर्टर अपना गुड्स कलेक्ट कर लेगा कस्टम डिपार्टमेंट से। तो सिंस इशूइंग बैंक के पास पेमेंट आ चुकी है इम्पोर्टर से, अब इशूइंग बैंक पेमेंट कर देगा इन फॉरेन करेंसी टू द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर का जो भी बैंक अकाउंट होगा विच इज़ मेंटेन्ड विद द एडवाइजिंग बैंक और द नॉमिनेटिंग बैंक, वहाँ पर पेमेंट भिजवा देगा इन फॉरेन करेंसी। तो यहाँ इम्पोर्टर से होम करेंसी लेगा और वहाँ पे फॉरेन करेंसी पेमेंट कर देगा। तो फाइनली समरी ये निकल रही है कि सबसे पहले इम्पोर्टर ने अप्रोच किया इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि गारंटी वाला पेपर इशू कर दिया और उसको भिजवा दिया एडवाइजिंग बैंक यानी कि नॉमिनेटिंग बैंक के पास जो कि एक्सपोर्टर का है। उन लोगों ने चेक किया कि एलसी बरोबर है कि नहीं। उन्होंने एडवाइस कर दिया एक्सपोर्टर को कि हाँ भाई तू माल भेज दे लेकिन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर को मत देना, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को देना। इशूइंग बैंक के पास इम्पोर्टर आएगा, बोलेगा मेरा माल आ चुका है लेकिन माल रिलीज़ करवाने के लिए मुझे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इशूइंग बैंक बोलेगा कि पहले पेमेंट कर। तो इशूइंग बैंक को पेमेंट कर देगा इम्पोर्टर और उसके बाद रिलीज़ कर देगा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर को इशूइंग बैंक, और इम्पोर्टर फिर अपने गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट से ले लेगा। सिंस इशूइंग बैंक के पास पेमेंट आ चुकी है तो इशूइंग बैंक अब पेमेंट कर सकता है एडवाइजिंग बैंक यानी कि नॉमिनेटिंग बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर, यानी कि यहाँ से होम करेंसी यानी कि इम्पोर्टर से होम करेंसी मिल चुकी है, पेमेंट कर देगा फॉरेन करेंसी में टू द एक्सपोर्टर। ये पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है 7th नंबर, यानी कि इम्पोर्टर से पेमेंट आ गई हो। इशूइंग बैंक को हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि इशूइंग बैंक को पेमेंट मिल जाने के बाद ही शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करने हैं। इम्पोर्टर को बिना पेमेंट आए हुए शिपिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इम्पोर्टर अपना माल ले जाएगा बिना पेमेंट किए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इशूइंग बैंक को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट उन्होंने इशू करके रखा हुआ है उसके अगेंस्ट में जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं वो तभी रिलीज़ किए जाए इम्पोर्टर को जब पेमेंट आ गई हो इम्पोर्टर से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, द 7th स्टेज यानी कि 7th इवेंट। ओके, तो इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है कि पहली पहली बार अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना लंबा मेथड यूज़ करके। और उसके बाद अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ फमिलियर हो चुके हैं यानी कि एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो चुका है दोनों के बीच, यानी एक्सपोर्टर को ये बात पता है कि अगर वो माल भेज देगा तो उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी, और इम्पोर्टर को भी ये बात पता है कि अगर उसने पहले पेमेंट कर दी तो उसका माल 100% उसको मिल जाएगा। तो पहली पहली बार जब ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ता है बिजनेस में तो लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ किया जाता है बाय द इम्पोर्टर एंड द एक्सपोर्टर, और उसके बाद भले वो लोग लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ ना करें तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ऑन जनवरी 28, 2013 an importer customer requested a bank to remit Singapore dollars SGD 25 लाख under an irrevocable letter of credit। रेमिट 25 लाख एसडी डॉलर ऑन 28 जनवरी 2013। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एसडी डॉलर हमारी फॉरेन करेंसी है यहाँ पे, और जो इम्पोर्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक को टू डू द 7th ट्रांजेक्शन एंड 10th ट्रांजेक्शन ऑन द सेम डे यानी 28 जनवरी। तो पहले देख लेते हैं कि 7th ट्रांजेक्शन क्या है। 7th ट्रांजेक्शन यानी कि 7th इवेंट बोल लो, वो क्या है? वो है इम्पोर्टर पेमेंट करेगा होम करेंसी इशूइंग बैंक को, और 10th ट्रांजेक्शन यानी कि 10th इवेंट क्या है? तो इशूइंग बैंक पेमेंट कर देगा फॉरेन करेंसी टू द एक्सपोर्टर, यानी कि पेमेंट होम करेंसी फ्रॉम द इम्पोर्टर ले लिया जाए और पेमेंट फॉरेन करेंसी टू द एडवाइजिंग बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर कर दिया जाए ऑन द सेम डे। यानी कि तो 20 जनवरी को इम्पोर्टर गया बैंक के पास और उसको बोला कि मेरा माल आ चुका है यानी कि मेरा गुड्स आ चुका है, ये होम करेंसी पेमेंट ले लो और ये होम करेंसी पेमेंट फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र कर दो टू द एक्सपोर्टर, यानी कि 7th इवेंट और 10th इवेंट सेम डे कर लो। मुझसे होम करेंसी ले लो और सामने फॉरेन करेंसी दे दो। However, due to unavoidable factors, the bank could affect the remittance only on February 4, 2013। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने उसको बोला, इम्पोर्टर को बोला कि 28 जनवरी को मैं तुमसे होम करेंसी नहीं ले सकता, मैं तुमसे 4th ऑफ फरवरी को ले पाऊँगा।
क्योंकि कोई अनअवॉइडेबल फैक्टर्स आ चुके हैं। तो बैंक ने इंपोर्टर को मना कर दिया, बोला 4 फरवरी को आना होम करेंसी लेके, उस दिन के रेट पे मैं फॉरेन करेंसी भिजवा दूंगा। द इंटर बैंक मार्केट रेट्स वर एज फॉलोज: जनवरी 28 2013, फरवरी 4 2013, US डॉलर 1 रुपीज़ 45.85/45.90। तो रुपीज़ पर डॉलर का रेट दिया हुआ है। पाउंड 1 इज इक्वल टू डॉलर 1.7840 1.7850। डॉलर पर पाउंड का रेट दिया हुआ है। और पाउंड 1 इज इक्वल टू SGD 3.1575 3.1590, यानी कि SG डॉलर सिंगापुर डॉलर पर पाउंड का रेट दिया हुआ है। यहाँ पर ओ माई गॉड नहीं है। और वैसा ही फरवरी 4 के भी रेट्स दिए हुए हैं। द बैंक विशेष टू रिटेन अ एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125%। तो एक्सचेंज मार्जिन का मतलब ब्रोकरेज होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिक्वायर्ड: हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लूज ड्यू टू द डिले। नोट: कैलकुलेट द रेट इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0001। मतलब कस्टमर को कितना गेन हुआ या लॉस हुआ ड्यू टू द डिले। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर 28 जनवरी को बैंक मान जाता, होम करेंसी ले लेता, फॉरेन करेंसी भेज देता, तो नेट जेब से इंपोर्टर के कितने होम करेंसी आउटफ्लो हो जाते। लेकिन वो चीज़ तो हो नहीं पाई। फरवरी 4 को एक्चुअली में हो पाया, यानी कि फरवरी 4 को ही इंपोर्टर होम करेंसी दिया बैंक को और बैंक ने फॉरेन करेंसी भिजवा दिया, यानी कि 7th इवेंट और 10th इवेंट हो पाया। तो सिंस डिले हो गया, कोई गेन हुआ या लॉस हुआ इंपोर्टर को, वो निकालना है। तो टू समराइज, इंपोर्टर इज बाइंग द फॉरेन करेंसी अगेंस्ट होम करेंसी, यानी कि वो रुपया दे के SG डॉलर बाय कर रहा है। ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि मैंने होम करेंसी दी, यानी इंपोर्टर ने होम करेंसी दी, और फॉरेन करेंसी लेने के बजाय मैंने बोल दिया फॉरेन करेंसी आगे ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि अगर मैं फॉरेन करेंसी ले लेता तो मैं एक्सपोर्टर को भिजवाता। लेकिन मैंने बैंक को ही बोल दिया कि भाई तू भिजवा दे फॉरेन करेंसी, यानी कि मैंने होम करेंसी दी, मुझे फॉरेन करेंसी मिली, वो फॉरेन करेंसी एक्सपोर्टर के पास पहुंच गई। तो कुल मिला के मैंने होम करेंसी सेल किया और फॉरेन करेंसी बाय किया, यानी कि रुपया के अगेंस्ट में SG डॉलर बाय किया। तो इंपोर्टर इज बाइंग द फॉरेन करेंसी अगेंस्ट होम करेंसी, यानी कि इंपोर्टर इज बाइंग द SG डॉलर्स अगेंस्ट रुपया। तो चलिए एक्सचेंज रेट निकालते हैं। एक्सचेंज रेट इंटर बैंक का पहले निकालना पड़ेगा। 28 जनवरी का अलग निकलेगा, 4 फरवरी का अलग निकलेगा। हमें डायरेक्टली रुपया के अगेंस्ट में SG डॉलर का रेट नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग रुपया और SG डॉलर के बीच का एक्सचेंज रेट निकालेंगे। तो रुपये पर डॉलर दिया हुआ है और डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि रुपये पर डॉलर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर पर पाउंड से, तो रुपये पर पाउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब बिड को बिड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आस्क को आस्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 45.85 मल्टीप्लाई बाय 1.7840, 45.90 मल्टीप्लाई बाय 1.7850। 4 फरवरी के रेट्स के साथ भी वही करेंगे, बिड इंटू बिड, आस्क इंटू आस्क। 45.91 इंटू 1.7765, 45.97 इंटू 1.775। तो रुपये पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय डॉलर पर पाउंड, तो रुपये पर पाउंड आ जाएगा। ये इम्प्लाइड रेट आएगा, यानी कि ये एक्चुअल रेट नहीं है, ये इम्प्लाइड है, मतलब हमने पेन और पेपर यूज़ करके निकाला है, यानी कि थ्योरेटिकल रेट है पाउंड और रुपये के बीच का। यानी कि मार्केट में पाउंड के बदले रुपया नहीं मिल रहा, मार्केट में पाउंड के बदले डॉलर मिल रहा है और डॉलर के बदले रुपया मिल रहा है। बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस हमने रुपये पर पाउंड का थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट निकाल लिया, यानी कि एक पाउंड कितने रुपए के बराबर होना चाहिए। तो निकल के आया 81.7964 स्लैश 81.9315, 81.5591 स्लैश 81.7116। फिर हमने देखा कि रुपये पर पाउंड तो हमने निकाल लिया, हमें रेट दिया हुआ है SG डॉलर और पाउंड के बीच का, यानी कि SG डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस रेट निकालेंगे, यानी कि रुपीज़ पर पाउंड डिवाइडेड बाय SG डॉलर पर पाउंड, तो हमें मिलेगा रुपीज़ पर SG डॉलर, यानी कि हम लोग एक के बिड के साथ डिवाइड करेंगे दूसरे के आस्क को और पहले के आस्क से डिवाइड करेंगे दूसरे के बिड को, यानी कि क्रॉस रेट निकालेंगे। तो 81.7964 डिवाइडेड बाय 3.1590, 81.9315 डिवाइडेड बाय 3.1575। 4 फरवरी के रेट्स के साथ भी वही करेंगे, 81.5591 डिवाइडेड बाय 3.1390, 81.7116
डिवाइडेड बाय 3.1380 रुपीज़ पर एच डी डॉलर का रेट विच इज़ द इम्प्लाइड रेट विच इज़ द थ्योरेटिकल रेट आ जाएगा 25.8931/25.9482 और 4 फरवरी का रेट आएगा 25.9825 26.0394। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लाइड रुपीज़ पर एच डी डॉलर रेट आ चुका है, यानी कि एक एच डी डॉलर कितने रुपए के बराबर होना चाहिए वो आ चुका है। ठीक है, मार्केट में एच डी डॉलर के बदले में रुपया नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमने इम्प्लाइड यानी कि थ्योरेटिकल यानी कि पेन और पेपर यूज़ करके रुपया और एच डी डॉलर के बीच का एक्सचेंज रेट निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब कस्टमर के लिए आस्क रेट क्या होगा, यानी कि बाय करना चाहता है बेस करेंसी, यानी कि एच डी डॉलर बाय करना चाहता है। हमारा रेट आया है रुपया पर एच डी डॉलर, यानी कि एच डी डॉलर मेरा बेस करेंसी है और रुपीज़ मेरा प्राइस करेंसी है। और एच डी डॉलर बेस करेंसी होने के साथ साथ फॉरेन करेंसी भी है। और सिंस कस्टमर को क्या करना है, कस्टमर को बाय करना है फॉरेन करेंसी, हमारे केस में बाय करना है बेस करेंसी। ठीक है, तो सिंस उसको बाय करना है बेस करेंसी यानी कि बाय करना है एच डी डॉलर विच इज़ द आस्क रेट फॉर द कस्टमर। आस्क रेट कस्टमर का कैसे निकलता है मैंने आपको बताया है, ये निकलता है टीटी सेलिंग रेट फॉर द बैंक से, यानी कि इंटर बैंक रेट प्लस टीटी सेलिंग कमीशन यानी कि ब्रोकरेज। मतलब बैंक सबसे पहले बाय करेगा एच डी डॉलर, उसमें एक्सचेंज मार्जिन जोड़ेगा और उसके बाद आस्क रेट कस्टमर के सामने रखेगा। हमने जो ये रेट्स निकाले, मतलब ये सारे जो एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे थे, ये इंटर बैंक हैं। ये देखिए इंटर बैंक मार्केट रेट्स, मतलब ये एक बैंक को दूसरे बैंक ने कोट दिया, यानी कि जिस बैंक के पास इंपोर्टर आया था उस बैंक को इंटर बैंक मार्केट से ये एक्सचेंज रेट्स मिले। यानी कि इस बैंक को अगर एच डी डॉलर बाय करना है तो बाय करेगा बेस करेंसी को, यानी बाय करेगा बेस करेंसी यानी कि एच डी डॉलर, तो बाय कर सकता है आस्क रेट ऑफ द इंटर बैंक मार्केट 25.9482 या फिर 26.0394 और उसमें अपना ब्रोकरेज यानी कि एक्सचेंज मार्जिन जोड़ देगा और जो रेट निकल के आएगा दैट इज़ द रेट फॉर द कस्टमर, यानी आस्क रेट फॉर द कस्टमर टू बाय द बेस करेंसी यानी कि टू बाय द फॉरेन करेंसी यानी कि टू बाय द एच डी डॉलर। तो 20 जनवरी 4 फरवरी आस्क रेट फॉर द कस्टमर कैसे निकलेगा, इंटर बैंक रेट हमारा रहेगा 25.9482 एंड 26.0394। एक्सचेंज मार्जिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.125%, तो उसे जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो तो उसमें ब्रोकरेज जोड़ा जाता है, तो आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो प्लस कर देंगे एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट 0.125%, यानी कि 0.0324 रुपीज़ पर एच डी डॉलर और यहाँ पर 0.0325 रुपीज़ पर एच डी डॉलर। आस्क रेट फॉर द कस्टमर टू बाय द बेस करेंसी यानी कि टू बाय द फॉरेन करेंसी यानी कि टू बाय द एच डी डॉलर आ जाएगा 25.9806 रुपीज़ पर एच डी डॉलर, 26.0719 रुपीज़ पर एच डी डॉलर। इंपोर्टर को कितने फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, तो 25 लाख एच डी डॉलर की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 लाख सिंगापुर डॉलर यानी कि एच डी डॉलर। तो टोटल फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, तो 25 लाख एच डी डॉलर की थी। तो टोटल होम करेंसी आउटफ्लो कितना होगा, तो अगर 28 जनवरी को बैंक मान जाता यानी कि होम करेंसी ले लेता, फॉरेन करेंसी आगे भेज देता, तो इंपोर्टर के लिए कितना आउटफ्लो होता, तो वो होता 25.9806 के रेट से, यानी कि 25.9806 रुपीज़ पर एच डी डॉलर मल्टीप्लाई बाय 25 लाख एच डी डॉलर। एच डी डॉलर कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा ₹649.515 लैक्स। इतना होम करेंसी आउटफ्लो होता, यानी कि वुड हैव बीन होम करेंसी आउटफ्लो। लेकिन एक्चुअली में बैंक कब माना, तो बैंक माना 4 फरवरी को। 4 फरवरी को होम करेंसी मांगा बैंक कौन से रेट पे, 26.0719। तो कितना होम करेंसी आउटफ्लो हुआ इंपोर्टर को, तो 26.0719 रुपीज़ पर एच डी डॉलर इंटू एच डी डॉलर 25 लाख। एच डी डॉलर कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा ₹651.7975 लैक्स। दिस इज द एक्चुअल होम करेंसी आउटफ्लो। तो द नोशनल लॉस ड्यू टू डिले is 651.7975 lakhs
-649.515 लैक्स 2.2825 लैक्स यानी कि 2,28,250 का नोशनल लॉस हो गया इंपोर्टर को, क्योंकि बैंक ने डिले कर दिया। मतलब 2,28,250 रुपये इंपोर्टर बचा लेता अगर बैंक 28 जनवरी को ही होम करेंसी ले लेता इंपोर्टर से और फॉरेन करेंसी भेज देता। लेकिन बैंक 4 फरवरी को इंपोर्टर को बुलाया और उससे रेट मांगा 26.0719 रुपीज़ पर $, का, यानी कि उससे 651.7975 लाख रुपीज़ मांगे। उसके बदले में 25 लाख जो $, थे वो एक्सपोर्टर को भिजवा दिए अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन।